मूवी की शुरुआत में एक घर में बेक्का और केटी रात को टीवी देख रहे थे। उनके अलावा घर में कोई नहीं था। टीवी देखते देखते दोनों बोर हो जाती हैं और केटी टीवी बंद कर देती है। बेक्का अब एक वीडियो टेप के बारे में केटी को बताने लगती है जो लोगों की जान ले लेता था। और टेप खत्म होने के बाद फोन आता है और उसमें से आवाज आती है कि 7 दिन में तुम मरने वाले हो। और केटी को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो सच में डर जाती है और बताती है कि मैंने और मेरे दोस्तों ने सच में वो देखा था पिछले हफ्ते एक होटल में। वीडियो खत्म होने के बाद फोन भी आया था जिसमें आवाज आई थी कि 7 दिन में हम मरने वाले हैं और आज 7वां दिन है। अचानक से केटी को कुछ होने लगता है। बेक्का बहुत डर जाती है, लेकिन केटी तो मजाक कर रही थी, उसे डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसी समय फोन बजने लगता है। दोनों डरी सहमी नीचे जाती हैं और फोन उठाती हैं, पर वो केटी की मॉम थी। केटी राहत की सांस लेती है और बात करने लगती है। तब तक बेक्का ऊपर चली जाती है सोने। अब केटी बात करके फोन रख देती है, लेकिन अचानक से टीवी ऑन हो जाता है। वो हैरानी से टीवी बंद करती है, लेकिन वो फिर से चालू हो जाता है। इस बार वो प्लग ही निकाल देती है। उसे वहां किसी के होने का एहसास होने लगता है। वो डरते हुए बेक्का को आवाज देती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, लेकिन कमरे से पानी निकल रहा था। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, वैसे ही एक अनजान एंटिटी उसे मार देती है। अब यहाँ केटी का फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ उसकी मासी रैचेल अपने बेटे एडन के साथ आती है। रैचेल का डिवोर्स हो चुका था। वो अकेले एडन की परवरिश करती थी और काम की वजह से वो एडन को ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाती थी, इसलिए ज्यादातर एडन शांत रहता था। एडन के पास बस उसकी कजिन केटी ही थी जो उसे समझती थी और उसे टाइम देती थी, इसलिए एडन बहुत दुखी था। रैचेल केटी के पेरेंट्स के पास जाती है। यहाँ रूथी रैचेल को बताती है कि मैंने इतने डॉक्टर्स से बात की, लेकिन कोई ठीक से नहीं बता पा रहा है कि केटी को क्या हुआ था। मैंने उसे देखा था, उसका चेहरा बहुत खौफनाक दिख रहा था। तुम तो जर्नलिस्ट हो, तुम्हारा तो काम ही है ढूंढना, तो प्लीज तुम ही कुछ करो। रैचेल उसकी बात से सहमत होती है। रैचेल केटी के कुछ दोस्तों के पास जाती है। वो लोग हॉस्पिटल की बात कर रहे थे। रैचेल पूछती है कौन हॉस्पिटल में है। एक लड़की बताती है कि बेक्का अब मेंटल हॉस्पिटल में है। उस रात वो भी केटी के साथ थी। उन्हीं में से एक लड़का बताता है ये सब उस टेप की वजह से हो रहा है जिसने केटी के बॉयफ्रेंड को भी उसी दिन मारा था। रैचेल पूछती है ऐसा क्या है उस टेप में, लेकिन उनमें से किसी ने नहीं देखा था। रैचेल अब केटी के कमरे में जाती है। उसे एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारे फोटो थे, लेकिन सब में चेहरे पेन से बुरी तरह कटे हुए थे। उसमें से रैचेल को एक फोटोशॉप का बिल मिलता है। अगले दिन वो वहां जाकर सारे फोटो लाती है और उन्हें देखने लगती है, लेकिन एक फोटो में सबके चेहरे ब्लर थे और अजीब दिखाई दे रहे थे। अब रैचेल उन 4 दोस्तों के बारे में पता करती है और सबकी मौत 10 बजे हुई थी। रैचेल को अजीब लगता है कि सबकी मौत एक ही समय पर कैसे हो सकती है। रैचेल उसी शेल्टर में जाती है जहां केटी और उसके दोस्त गए थे। वहां रैचेल उनकी तस्वीर दिखाकर एक आदमी से पूछती है तो वो बताता है कि ये लोग 1 हफ्ते पहले आए थे और केबिन 12 में रुके हुए थे। इन्हें टीवी की बहुत शिकायत थी और यहाँ से एक टेप लेकर गए थे। रैचेल वहां देखती है, लेकिन उसे एक टेप सबसे अलग दिखता है जो उसका ध्यान अजीब तरह से अपनी ओर खींच रहा था। वो उसे लेकर उसी केबिन 12 में जाती है और वहीं टेप चलाकर देखने लगती है। उस टेप में बहुत ज्यादा अजीब अजीब चीजें दिख रही थीं। एक कुआं, कुर्सी, एक औरत, जलता हुआ पेड़, कीड़े कटी हुई उंगलियां, मरा हुआ घोड़ा और एक औरत जो आत्महत्या कर रही थी। जैसे ही टेप खत्म होती है वैसे ही फोन बजने लगता है। रैचेल फोन उठाती है। उसमें से एक धीमी आवाज आती है 7 दिन। रैचेल अब डर गई थी। अगले दिन वो अपने एक्स हस्बैंड नोआह को बुलाती है, उसे सब बताती है और उसे फोटो लेने बोलती है। उसकी भी फोटो अब ब्लर आ रही थी उसी तरह। उसका चेहरा हर फोटो में ब्लर था। नोआह समझाता है उस टेप से क्या ही हो सकता है, तुम्हारा कैमरा खराब हो गया होगा। रैचेल कहती है 4 बच्चों की जान चली गई है उसी टेप से, तुमने ये नहीं देखना चाहिए, क्या पता ये सब सच हो। नोआह नहीं मानता और वो टेप देखने लगता है। थोड़ी देर बाद रैचेल के पास आता और कहता देखो मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। रैचेल कहती है 7 दिन के बाद होगा और तभी फोन भी बजने लगता है। रैचेल को पता था वो डर रही थी, इसलिए फोन नहीं उठाती। नोआह से पूछती है कि इसे किसने बनाया है।
तुम पता लगा सकते हो? नोआह कहता है ठीक है, मुझे कॉपी दे दो, और वहां से चला जाता है। अगले दिन रैचेल उस टेप की कॉपी निकालती है और एक मक्खी को नोटिस करती है। फिर नोआह के पास जाती है और वो टेप देखता है, लेकिन उसे किसने बनाया है इसका पता नहीं चलता। तभी वहां नोआह की असिस्टेंट आती है और नोआह उसे भी ये टेप दिखाने को कहता है, लेकिन रैचेल नहीं दिखाना चाहती थी और टेप लेकर वापस जाने लगती है। तभी उसे एक बड़ी सी सीढ़ी दिखती है, उसे वही टेप याद आ जाता है। अब आज रैचेल का तीसरा दिन था। वो मेंटल हॉस्पिटल जाती है बेक्का से मिलने। रैचेल उससे उसी रात के बारे में पूछती है, लेकिन बेक्का कुछ नहीं बोलती। जब से केटी को उसने मरते हुए देखा था, तब से उसे बड़ा सदमा लग चुका था। रैचेल उसका हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करने लगती है। बेक्का बस इतना ही बोलती है कि 4 दिनों के बाद वो तुम्हें खुद दिखाएगा। रैचेल पूछती है कौन, लेकिन बेक्का कुछ नहीं बोलती। अब यहाँ रैचेल टेप से सारे सीन प्रिंट करने लगती है। टेप में उसे एक लाइट हाउस दिखता है और वो उसी मक्खी को देखती है जो थोड़ी अजीब दिख रही थी। वो उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन मक्खी तो टीवी से ही बाहर आ जाती है और रैचेल की नाक से खून निकलने लगता है। अब चौथे दिन रैचेल उसी लाइट हाउस के बारे में पता लगाती है जो मॉस्को आइलैंड में था। रैचेल एक वेबसाइट पर लाइट हाउस की फोटो देखती है जिसमें वही औरत थी जो टेप में थी। उसका नाम एना मॉर्गन था। वो बहुत सारे घोड़े पालती थी, लेकिन कुछ पुराने अखबारों के अनुसार एक दिन एना के सारे घोड़े समुंदर में मिले हुए थे और एना मॉर्गन को हेलुसिनेशन होते थे। उसके साथ बहुत अजीब अजीब चीजें होने लगीं। इन सब से तंग आकर उसने अपनी जान ले ली थी। यहाँ नोआह एक दुकान में कुछ चीजें खरीद रहा था। उसकी नजर वहां के कैमरे पर पड़ती है जिसमें सिर्फ उसका चेहरा अजीब दिख रहा था, बिल्कुल रैचेल की तरह। अब अगले दिन रैचेल रूथी से बात करती है कि वो 2 दिन के लिए बाहर जा रही है और एडन का ख्याल रखने को कहती है। बात करते करते रैचेल को खांसी आने लगती है। उसके मुंह से अजीब सी रस्सी जैसी चीज बाहर आती है। डर के मारे वो एडन को देखने जाती है, लेकिन वहां कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी जिसके चारों ओर पानी था। रैचेल उसके पास जाती है। वो लड़की अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और अजीब चीजें दिखाने लगती है। और तभी रैचेल की आंख खुल जाती है। वो सपना था, लेकिन उसके हाथ में पकड़ने का निशान था। वो फौरन उठकर एडन को ढूंढने लगती है। उसे टीवी की आवाज आती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, वहां एडन था और उसने वही टेप देख लिए थे। रैचेल फौरन उस टेप को निकालकर फेंकती है और एडन को पकड़ के रोने लगती है। तभी फोन भी बजने लगता है। रैचेल डर जाती है और फोन काट देती है, लेकिन फोन फिर से बजने लगता है। रैचेल रोते हुए चिल्लाती है कि हमें अकेला छोड़ दो, लेकिन इस बार नोआह था। वो उससे कहता है कि तुम सही थीं। रैचेल रोते रोते बताती है कि हमारे बेटे ने वो टेप देख लिए हैं। अगले दिन दोनों एडन को रूथी के घर छोड़कर आइलैंड जाने के लिए निकल जाते हैं। रैचेल नोआह को हॉस्पिटल जाने को कहती है ताकि एना के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन नोआह उसके साथ ही जाने को कहता है। रैचेल कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, तुम्हें जाना होगा। रैचेल अब निकल जाती है उसी आइलैंड की तरफ और एक नाव में वो कुछ पेपर्स में पढ़ती है कि एना की एक बेटी भी थी। तभी उसे एक घोड़े की आवाज आती है। वो उसके पास जाती है जो एक गाड़ी में था और उसे प्यार से सहलाने लगती है, लेकिन वो घोड़ा उससे डरने लगता है और दरवाजा तोड़कर निकल जाता है। सब उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रैचेल की तरफ बढ़ने लगता है। रैचेल गिर जाती है और वो घोड़ा पानी में कूद जाता है और दूसरी तरफ नाव के पंखे से कट जाता है और पानी में खून ही खून हो जाता है, बिल्कुल जैसा उस टेप में था। रैचेल अब आइलैंड पहुंचती है और एना के घर जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो घर के पीछे की तरफ जाती है। उसे वही खिड़की दिखाई देती है जो उस टेप में थी। आगे जाकर उसे एक आदमी दिखता है। ये मिस्टर मॉर्गन थे, एना के हस्बैंड। रैचेल कहती है कि आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन मॉर्गन को लगता है शायद ये इंटरव्यू लेने आई है घोड़ों के बारे में, क्योंकि अक्सर वहां लोग आते रहते हैं। अब घर में रैचेल को वही सब चीजें दिखती हैं जो वीडियो में थीं। वो मिस्टर मॉर्गन को वही टेप दिखाती है और उसके बारे में पूछने लगती है कि शायद इस टेप के जरिए आपकी पत्नी कोई मैसेज देना चाहती है आपको। लेकिन ये टेप देखकर उनका चेहरा पुलकित सा हो जाता है। रैचेल उनसे उनकी बेटी के बारे में भी पूछती है, लेकिन वो कहते हैं मेरी कोई बेटी नहीं थी, और इतना कहकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। घर देखकर वो एडन की ड्राइंग निकालती है
जिसमें उसने एक छोटी बच्ची को बनाया था। रैचल अब एडन से फोन पर बात करती है कि तुमने ये घर क्यों बनाया था। एडन बताता है, मुझे उस छोटी बच्ची ने ही कहा था। वो मुझे चीजें दिखाती है और उसे घोड़े पसंद नहीं हैं क्योंकि वे उसे रातों को जगाए रखते थे। अब वो एक अंधेरी जगह रहती है। रैचल अब वहां एक हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से एना और उसकी बेटी के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताती है कि एना एक बार बाहर गई थी, लेकिन आते वक्त वो एक लड़की सामारा के साथ आई थी। मॉर्गन्स ने उसे गॉड चाइल्ड के रूप में ले लिया था क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद इस आइलैंड पर अजीब अजीब चीजें होने लगीं। सारी मछलियां मर रही थीं और सारे घोड़े भी। एना भी मेरे पास आने लगी थी। उसे अजीब चीजें दिखती थीं, उसे हेलुसिनेशन होने लगे थे और ऐसा तभी होता था जब सामारा उसके पास होती थी। एना बाद में सब झेल नहीं पाई और उसने अपनी जान ले ली। सामारा का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गई, लेकिन उसके जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया। यहाँ अब नोआह हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स रूम में दरवाजा तोड़कर चला जाता है और एना की फाइलें ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे फाइल मिलती है। उसमें लिखा था कि एना के बहुत बार मिसकैरेज हो चुके थे और उसे कई समस्याएं थीं। अब वो सामारा के रिकॉर्ड्स देखने जाता है। वहां से उसके इलाज के रिकॉर्डिंग्स गायब थीं। नोआह रैचल को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। रात को रैचल फिर से एना के घर जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो मिस्टर मॉर्गन को ढूंढते हुए अंदर जाती है। जगह पर उसे टीवी के पास एक टेप दिखाई देता है। वो उसे लगाती है। उसमें सामारा थी, जहां उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर सामारा से कई सवाल पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। सामारा बस इतना ही बोलती है कि मुझे मम्मी के पास जाना है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। डॉक्टर कहते हैं, तुम तो अपनी मम्मी या किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती ना। सामारा कहती है, लेकिन मैं ऐसा करूंगी, मुझे माफ करना और मैं नहीं रुक सकती। मेरे पापा मुझे पसंद नहीं करते, वे मुझे हमेशा के लिए यहीं छोड़ देंगे। वीडियो जैसे ही खत्म होता है, पीछे से मॉर्गन रैचल पर हमला कर देते हैं और टीवी लेकर ऊपर जाने लगते हैं। रैचल भी पीछे जाने लगती है, चिल्लाते हुए, तुमने सामारा का क्या किया, वो अब कहाँ है। लेकिन मॉर्गन बहुत सारे केबल्स लेकर बाथरूम में जाते हैं और वहां पानी भरा हुआ था। वो कहते हैं कि वो मुझे अभी भी चैन से नहीं जीने दे रही है। वो मुझे हमेशा अजीब चीजें दिखाकर परेशान करती रहती है। तुम यहाँ आई हो मतलब ये सब कभी नहीं खत्म होगा। वो कभी नहीं सोती। इतना कहकर वो अपनी जान ले लेते हैं। रैचल बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वहां नोआह भी आ जाता है और उसे संभालता है। रैचल को एडन की बात याद आती है। उसे घोड़े पसंद नहीं थे, वे उसे रात में उठा दिया करते थे। नोआह के साथ वो वहां जाती है। वहां उसे वही लंबी सी सीढ़ी दिखती है। दोनों ऊपर जाते हैं। वो सामारा का कमरा था। इन्हीं घोड़ों के बीच मिस्टर मॉर्गन सामारा को रखते थे, क्योंकि एना का हाल बिगड़ता जा रहा था। उन्हें लगता था कि ये सब सामारा कर रही थी। वहां नोआह को दीवार में कुछ दिखता है। वहां एक जले हुए पेड़ की तस्वीर थी। रैचल को पता चल जाता है ये कहाँ की तस्वीर है। दोनों वहां जाते हैं केबिन 12 में। वहां से वही पेड़ दिखता है जो सूरज की रोशनी में जलता हुआ नजर आता है। अब वही टाइम आ जाता है जिस समय रैचल ने टेप देखा था। उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। नोआह गुस्से में फोन फेंक देता है और टेबल पर रखे हुए बहुत सारे कांच एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वो वहां से चादर हटाते हैं। वहां कुछ दूरी पर फर्श गीला था। नोआह फर्श तोड़ देता है। वहां उन्हें वही कुआं मिलता है। दोनों नीचे जाते हैं और कुएं को खोलते हैं। वो काफी गहरा था, लेकिन ऊपर टीवी से पानी आने लगता है और फर्श में लगी कीलें अपने आप निकलने लगती हैं और फर्श टूट जाती है और टीवी रैचल के ऊपर गिरता है और कुएं में गिर जाती है। नोआह उसे निकालने के लिए कुछ लेने चला जाता है। यहाँ रैचल को दीवार से नाखून मिलते हैं। अचानक से कुआं बंद होने लगता है। रैचल डर जाती है और उसके हाथों में बहुत सारे बाल तैरते हुए आ जाते हैं और कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे वही कुआं दिखाई देता है जहां सामारा खड़ी थी। वहां ऐना भी आती है, लेकिन सामारा का मुंह एक थैली से दबाने लगती है और उसे कुएं में गिरा देती है। ऐना ये सब मजबूरी में कर रही थी। वो सामारा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सामारा जिंदा थी। अब रैचल की आंख खुल जाती है। उसे सामारा के लिए बहुत बुरा लगता है और उसकी बॉडी को ढूंढने लगती है। उसकी बॉडी अपने आप उसके पास आती है। रैचल उसे उठा लेती है। उसकी बॉडी अब सड़ी थी। नोआह ऊपर से चिल्लाता है कि दिन ढल गया और तुम्हें कुछ नहीं हुआ।
अब पुलिस बुलाई जाती है और सामारा को कुएं से निकाला जाता है। अब रैचल को यहाँ समझ नहीं आता कि ऐना सामारा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने सामारा को क्यों मारा। नोआह समझता है कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक हो गया है। अब अगले दिन सुबह एडन रैचल से पूछता है कि उस लड़की का क्या हुआ, क्या वो अभी भी उसी अंधेरी जगह में ही है। रैचल कहती है नहीं, हमने उसे आज़ाद कर दिया। एडन डर से उठ जाता है और कहता है तुमने उसकी मदद क्यों की। रैचल कहती है कि कोई बात नहीं, अब वो हमें कुछ नहीं करने वाली। तभी एडन के हाथ में वही निशान दिखाई देता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो बताता है आपको पता है ना, वो कभी नहीं सोती। अब यहाँ नोआह को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा था, लेकिन अचानक से टीवी चालू हो जाता है और उसमें वही कुआं दिखता है। तभी फोन बजने लगता है। वो रैचल थी, लेकिन नोआह को लगता है कि वो सामारा कर रही है, इसलिए वो नहीं उठाता और उस कुएं से सामारा निकलने लगती है और टीवी से बाहर आ जाती है। नोआह डर कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामारा उसे मार देती है। यहाँ रैचल भी पहुंचती है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, सब कुछ बिखरा हुआ था। नोआह कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके आसपास पानी था। रैचल कुर्सी घुमाती है, लेकिन नोआह अब मर चुका था। उसका भी चेहरा केटी जैसा हो चुका था। रैचल बहुत डर जाती है, उसे बहुत दुख हो रहा था। वो घर आती है और गुस्से में वो टेप तोड़कर जलाने लगती है और रोते हुए चिल्लाती है तुम्हें क्या चाहिए, मुझे क्यों नहीं मारा, मैंने ऐसा क्या किया जो नोआह ने नहीं किया था। उसे तब वही कॉपी वाला टेप याद आता है जो उसने सोफे के नीचे फेंका था और उसे सारी बातें याद आने लगती हैं कि सामारा बस चाहती थी कि कोई उसे सुने। उसे लोगों को मारना अच्छा लगता था। वो चाहती थी ये सब बीमारी की तरह फैले और सबको उसी तरह मारती रहे। रैचल अब एडन से भी उस टेप की कॉपी बनवाती है और उन्हें इस कॉपी को किसी को दिखाना होगा, जैसे रैचल ने नोआह को दिखाया था। सामारा से बचने का एक यही तरीका है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप भी टेप की कॉपी करके किसी को दिखा देना, तभी आप बच सकते हैं। धन्यवाद।